वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम मराठी अंतर भारतीय पेपर विश्लेषण करने वाले हैं। 24 तारीख को जो आपका मराठी का पेपर होने वाला है उसका विश्लेषण हम आज के इस वीडियो में करेंगे। पिछले कुछ सालों से हम लगातार जो है पेपर के एक दो दिन पहले एक गेसिंग पेपर जो है हमारे बच्चों के लिए, मतलब संपूर्ण महाराष्ट्र के बच्चों के लिए लेकर आते हैं जिन बच्चों का कंपोजिट मराठी है, और लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है या मिलता है। उसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन पेपर देखने के बाद बेटा एक और नया क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं कि मराठी अंतर भारतीय का एक बार मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर होता किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितने नंबर के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, वो तमाम चीजें जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे इस पेपर के लिए आपको दिए जाते हैं और 2 घंटे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहो ना बेटा इस पेपर को 1 घंटे में उड़ा सकते हो आराम से, क्योंकि इतना आसान और इतना इजी ये पेपर होता है। तो बिल्कुल आराम से आपने पेपर को लिखना है और 2 घंटा मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर बहुत स्लोली बहुत आराम से भी इस पेपर को हल करेंगे तो आप 2 घंटे से पहले पहले इस पेपर को आसानी से हल कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहले एक बॉक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इस तरीके से एक बॉक्स आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे देखने के लिए मिलेगा। 24 फरवरी की हम बात करेंगे। वहां पर आपको अपना सीट नंबर जो है वो पेन से लिख लेना है। पेन से लिख लेने का मतलब ये होता है कि कॉपी केस की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये चीज कंपलसरी है, मॉनिडेटरी, ये चीज आपने कर लेना है। दूसरी बात, आपको 40 मार्क्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो देखिए 40 मार्क्स का ये पेपर होगा बेटा आपका। उसके बाद आपको वक्त दिया जा रहा है 2 घंटे आपका वक्त है। 2 घंटे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है, आप आराम से लिखेंगे तो भी आपको 2 घंटे से पहले पहले आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ सूचना दी गई है, सूचना हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन बच्चों एग्जाम से पहले पहले इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करो, क्योंकि सबको इसका फायदा मिलने वाला है। तमाम टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। पहली सूचना इस तरीके से बताई गई है, सूचना समझ लेना है। सूचना आपको मराठी में वहां पर लिखी नजर आएंगी। सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ रही चीजें। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहां पर दिया गया है कि आकृत्या पेनानेच काढाव्यात। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि पेन से ही आपको आकृति बनानी है। जो शक्लें आप बनाते हो तो वो शक्लें बेटा आपको ना पेन से बनाना है। ये चीजें आपने यहां पर समझ लेना है। पॉइंट नंबर 3 यहां पर दिया जा रहा है कि उपयोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नहीं। मतलब सेक्शन डी के लिए आपको आकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर गद्य आकलन के आधार पर आपको प्रश्न बनाने होते हैं बेटा। साथ ही साथ आपको वहां पर निबंध लिखना होता है, पत्र लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, ये तमाम चीजें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और पॉइंट नंबर 4 बताया जा रहा है कि स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावं। तो आपने साफ सुथरा लिखना है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए पहला विभाग यहाँ पर लगता है, पहला विभाग गद्य विभाग होता है बेटा। उसमें आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं, 2 परिच्छेद दिए जाते हैं और दोनों ही जो है वो सबक वाले हिस्से से होते हैं। 6-6 नंबर के लिए इसको हम कहते हैं प्रश्न पहला ओ और प्रश्न पहला आ। ये हो गया आपका विभाग नंबर 1 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखिए विभाग नंबर 1 में यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, सूचना क्या दी जा रही है, आप ध्यान से थोड़ा देख लेंगे इसको। और क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट निकालते किस तरीके से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उतार्याच्या आधारे सूचना कृती करा। तो देखिए आपको एक उतारा दिया गया है और जो भी सूचना की दी गई है उसको फॉलो कर आपको क्वेश्चन के आंसर यहां पर ढूंढने हैं। अब देखिए यहां पर ये जो परिच्छेद आपके सामने है बेटा, देखेंगे आप इसको थोड़ा ध्यान से। ये जो परिच्छेद आपके सामने है ये मकबरा माझ्या मनातला। जो बच्चे ने थोड़ा भी पढ़ा है ना तो वो तुरंत देखकर ही एक ही लाइन पढ़कर समझ लेंगे कि सर हाँ यहाँ का ये परिच्छेद आया बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लेखकाच्या पाठीवर मायेचा हात फिरवणारे। अब लेखकाच्या पाठीवर मायेचे हात फिरवणारे हमने आंसर यहाँ पर लिख रखा है मकबऱ्याचे मीनार। लेकिन आप किस तरीके से आंसर को ढूंढेंगे ये चीजें मेन है, क्योंकि आपको ढूंढ ढूंढ कर ही आंसर लिखना है। ये बात आप समझ लेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इसका आंसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूं क्योंकि मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला, ये है इसका जवाब। तो किसने माये का हात फिराया, तो मकबऱ्यांचे मिनार या ठिकाणी आपला बरोबर उत्तर राहणार आहे। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, देखेंगे आप, लेखकाच्या नेत्रावर शीतलतेचा शिडकाव करणारा। अब हमने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया, मकबरा है, ऊखा हरण या काव्याचे कवि। ये 2 क्वेश्चन के आंसर हम आपको परिच्छेद में से ढूंढकर बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, लेखकाच्या नेत्रावर शीतलतेचा शिडकाव करनारा मकबरा है। तो देखिए, इसका भी आंसर आपको परिच्छेद में से मैं ढूंढकर बताता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर आप ढूंढेंगे किस तरीके से, आपको वो छोटा सा परिच्छेद दिया जाता है 8-10 लाइन का, उसमें बेटा सारे के सारे आंसर होते हैं। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, एकदम सिंपल और आसान पेपर होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता दूंगा। देखिए, तेव्हा माझ्या नेत्रावर शीतलतेचा शिडकाव केला। ओके, यहाँ पर आ गया दूसरे का आंसर। अब उसके बाद तीसरा, चौंभा कविचा उखाहरण। तो देखिए, चौंभा कवि जो है इसका जवाब आ गया। तो इस तरीके से आप इसके जवाबात जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक स्वमत पूछा गया है। स्वमत में हमारे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए, स्वमत किस तरीके से लिखना है मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। स्क्रीन में आपको मैं बता दूंगा कि स्वमत किस तरीके से लिखना है। पूछा गया है, मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। आप दोनों की दोस्ती किस तरीके से है, किसकी, लेखक की और मकबरे की, वह आपको क्या करना है बेटा, अपने अल्फाजों में लिखना है। तो आप अपने अल्फाजों में किस तरीके से लिखेंगे, अपने अल्फाजों में लिखने के लिए आपको मराठी में पहली बात तो 5 से 6 लाइन लिखनी है, और साथ ही साथ आप परिच्छेद में कि मिक्स वर्ड का इस्तेमाल, मिक्स शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। परिच्छेद में कुछ शब्द ढूंढ कर अपने वाक्य बनाकर, अपने जुमले बनाकर जो है आप स्वमत लिख सकते हैं। क्योंकि स्वमत अगर आप लिखोगे, यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए स्वमत पूछा गया है, तो 2 से 2.5 नंबर आपको स्वमत में मिल जाते। सिर्फ लैंग्वेज मराठी रखो बेटा, हिंदी का उसमें मिक्स करना नहीं है। आप अगर मराठी टू मराठी लिखोगे, परिच्छेद में से भले ही 1-2 जुमले उठाकर आपने जैसे कि वैसे लिख दे, तो भी आपको स्वमत के नंबर मिलते हैं। एज ए एग्जाम मैं आपको यहां पर ये चीजें बता रहा हूं। तो स्वमत का जो दिक्कत होती है हमारे बच्चों के साथ, वो स्वमत लिखने का यही तरीका है कि परिच्छेद में से कुछ वाक्य को उठाना है बेटा, और कुछ अपने दिल से जोड़ना है। क्योंकि आपको वहां पर बताया जा रहा है कि तुमचे विचार लिया। अब आपके विचार है तो आप डेफिनेटली अपने हर बच्चा अलग अलग तरीके से लिख सकता है। तो इस तरीके से आप स्वमत को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अब दूसरा परिच्छेद जो आपके सामने है यहाँ पर ये है, मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट। आई थिंक पाठ नंबर 13 से ये परिच्छेद लिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, प्रश्न पहला आ है, ये 6 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। उतार्याच्या आधारे सूचना कृती करा। मॉरिशसची राजधानी, देखिए कितना आसान सवाल आपको पूछा गया है। इसका तो जवाब भी देखने की आपको जरूरत उतारे में नहीं है, क्योंकि आपको पता है भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी जिस तरीके से दिल्ली है बेटा, तो उस तरीके से मॉरिशस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई हो जाएंगी। पहली ही लाइन में आपको इसका जवाब मिल रहा है। 1 नंबर आपको यहां पर इसका मिल गया। देखिए, पहली ही लाइन में मैंने उसको अंडरलाइन किया, आप देख लेंगे कि पहली ही लाइन में इसका आपको जवाब मिल रहा है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई ही मॉरिशस की राजधानी आहे। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय लोग ज्या घाटावर उतरले तो घाट। अब देखिए, कौन सा वो घाट है जहां पर भारतीय लोग उतरे थे मॉरिशस में। तो देखिए, दूसरी लाइन में उसका भी जवाब मिल जाएगा, तिथे कुली घाट आहे पोर्ट लुईच्या बंदरावर जिथे भारतीय लोग उतरले। तो कौन सा घाट है बेटा, कुली घाट है। इसका भी आंसर आपको मिल गया। तो परिच्छेद में से इस तरीके से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है, जो बच्चे ने कभी नहीं किताब देखा है, वो भी बच्चे इसका आंसर आराम से दे सकता है। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आगे देखेंगे। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कितना ज़्यादा आसान यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए, मॉरिशसच्या ध्वजातील रंग। तो सिर्फ यहाँ पर रंग पूछ रहा है कि मॉरिशस का जो फ्लैग है बेटा, मॉरिशस का जो झंडा है, उसका रंग क्या है। उसका रंग आपको यहाँ पर बताना है। 4 रंग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा। अशा प्रकारे 4 रंग या ठिकाणी दिलेले आहे। हम परिच्छेद में से इसका आंसर देख लेंगे। मैं आपको परिच्छेद में से इसलिए बता रहा हूँ कि ढूंढना आपको है, ढूंढने के लिए हम वहां पर आपके साथ नहीं आएंगे। तो देखिए, मॉरिशस के झंडे का रंग हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे। 1 मिनट, देखिए उसका आंसर भी आपको यहां पर मिल गया, लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा, ये है गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या पूछे गए, यहाँ पर स्वमत नहीं दिया गया था, यहाँ पर 6 के 6 नंबर के आपको सवाल पूछे गए। ये बात आप समझ रहे बेटा। देखिए, उत्तरे लिया। मॉरिशस संस्कृतीचा मेल्टिंग पॉट क्या है, मॉरिशस है। आपको परिच्छेद में से इसका भी आंसर मिल जाएगा। मैं ढूंढकर बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त वीडियो में हो जाएगा। मॉरिशस से स्वतंत्र दिन, मॉरिशस का स्वतंत्र दिन क्या है, 12 मार्च 1968। तो देखिए, यहाँ पर 12 मार्च 1968 आपको कहाँ पर नजर आएगा,
तो देखिए यहाँ पर आपको मॉरिशस जो है 12 मार्च 1968 जो है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद हम बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले विभाग की तरफ। अब देखिए विभाग नंबर 2, यहाँ पर विभाग नंबर 2 आपके सामने है पद्य विभाग। विभाग नंबर 2 आपके सामने है यहाँ पर पद्य विभाग। देखिए उसके बाद जो है विभाग 2 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब विभाग 2 में आपको क्या होता है कि 2 कविता दी जाती है 4-4 नंबर के लिए। जिस तरीके से आपने विभाग 1 में देखा है प्रश्न 1 पूछा जाता है, प्रश्न 1 ओ, प्रश्न 1 आ, इसी तरीके से आपको विभाग नंबर 2 में प्रश्न 2 पूछा जाता है, प्रश्न 2 ओ 4 नंबर के लिए और प्रश्न 2 आ 4 नंबर के लिए। इस तरीके से 8 नंबर के लिए आपको 2 कविता दी जाती है। अब कविता किस तरीके से दी जाती है आप यहां पर देखकर समझ लेंगे। बड़े आसान आसान क्वेश्चन आपको जो है कविता के आधार पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर रांझिले गांजिले एक हमारी संत वाणी है, वो यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछी गई थी और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरी की पूरी संत वाणी यहाँ पर दी गई है और प्रश्न पूछा गया है। देखिए साधु जानना हृदय धरता ते, इस तरीके का प्रश्न यहां पर पूछा गया। तो देखिए पहली लाइन में इसका आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पहली 2 लाइन में ही इसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा। जेका रांझले गांजले त्यासे मने, जो अपने मतलब जो दुखी कष्टी परेशान लोग होते हैं उनको जो है अपना कहते हैं, उसको ही हम साधु कहते हैं। यहां पर इस तरीके से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, रांझलेले गांजलेले लोक। ओके, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया नवनीता प्रमाणे मऊ वसनारे। अब इसका भी आंसर मैं आपको परिचय संतवाणी में से ढूंढ कर दूंगा। नवीनता प्रमाणे मऊ असणारे, तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया सज्जनाचे चित। अब देखिए आप इसको अगर परिच्छेद में से आप संतवाणी में से ढूंढना चाहोगे तो देखिए संतवाणी में से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि मृदु सबाह्य नवनीत तसे सज्जनाचे चित, तो सज्जनाचे चित क्या होगा इसका बेटा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपको इसमें क्या पूछा जाता है, आपको यहाँ पर देखिए 1 मिनट, हाँ जी, आपको यहाँ पर ना सरल अर्थ पूछा जाता है हिंदी में भी और मराठी में भी। अब सरल अर्थ किस तरीके से लिखना है, सरल अर्थ में आप अपने दिल की बात नहीं लिख सकते। सरल अर्थ में आपको उन 2 पंक्तियों का, उन 2 लाइन का जो है अर्थ लिखना होता है बेटा। तो देखिए यहाँ पर सरल अर्थ क्या पूछा गया है, दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। तो देखिए क्या पूछा गया है, दया करने जे पुत्राशी तोची दासा आनी दासी। तो जो अपने बच्चों पर दया करता है, जो अपने बच्चों पर रहम करता है, अपने बच्चों यानी अपने बंदों पर, तो वही खरा दास और दासी होता है। इस तरीके से इसका अर्थ होता है। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, ये मराठी में लिखना है, हिंदी में लिखने से काम नहीं होगा। आपको ये क्या करना है, सरल अर्थ इसका मराठी में लिखना है। बहुत छोटा होता है, 2 लाइन बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन आपको क्या है वो मराठी टू मराठी लिखना है। इसके लिए आपको कविता और संतवाणी जो है वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद आगे पूछा गया था, आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए सायंकाळची शोभा, ये कविता जो आपके सामने यहाँ पर ये सायंकाळची शोभा है, वो कविता आपको यहाँ पर पूछी गई थी। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न दूसरा आ की बात हम करेंगे, ये भी 4 नंबर के लिए आपको पूछा जा रहा है। सरल अर्थ आपको 2-2 नंबर के लिए पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि झाडांनी डोकीस घातले। अब देखिए दरख्तों ने अपने डोक पे मतलब सर पर क्या पहना है, इस तरीके का सवाल पूछा गया। तो सोनेरी मुकुट। अब आंसर कहाँ से मिलेगा, मैं आपको आंसर ढूंढ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें से आपको मैं आंसर ढूंढ कर देता हूँ। देखिए तीसरी लाइन में ही इसका आंसर है, झाडांनी किती मुकुट घातले डोके से सोनेरी। तो देखिए इसका आंसर आपको मिल गया, सोनेरी मुकुट। किसने, मतलब सोनेरी ताज जो है दरख्तों ने पहना है। किस तरीके से पहना है, जब सूरज शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी जो है दरख्तों पर पड़ती है तो मानो कि सोने का ताज उन्होंने पहना है, ऐसा महसूस होता है। कविता में इस तरीके से बताया गया है। सोन्याचा गोळा किसे कहा है, तो देखिए सोन्याचा गोळा किसको कहा है, कविता अगर आपने पढ़ी है तो पता है आपको कि सूरज को कहा है। सूर्य क्या होगा बेटा, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक सरल अर्थ आपको पूछा गया है, वो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें भी आपको एक सरल अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये सरल अर्थ आपको यहाँ पर पूछा गया है, दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। तो देखिए यहाँ पर एक सरल अर्थ आपको पूछा गया है, आप देख सकते हैं, झाडांनी किती मुकुट घातले ढोकेस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफिरी। अब ये 2 लाइन का मीनिंग्स बेटा ना आपको लिखना होता है। ये सरल अर्थ हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें आप क्या है जैसा का वैसा आपको लिखना होता है। इसमें आप अपने दिल से कुछ भी चीज़ें नहीं लिख सकते। इसका अर्थ होता है, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, स्क्रीन पर देखिए, झाडांनी किती मुकुट घातले ढोकेस सोनेरी, मतलब दरख्तों ने मुकुट कैसा पहना है, तो सोनेरी कलर का, मतलब गोल्ड का जिस तरीके से कलर होता है उस तरीके से। क्योंकि शाम सायंकाळची शोभा की हम बात करें, शाम के वक्त सूरज की जो रोशनी है उस तरीके से पड़ती है और मानो कि सोने का ताज पहने हुए दरख्त उस वक्त लगते हैं। कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफिरी, जिस तरीके से गुलाल चारों तरफ आपको फैला हुआ नजर आता है खेतों में, घास में, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है सूरज की रोशनी की वजह से। क्योंकि क्या होता है, शाम होते होते सूरज की रोशनी जो है वो लाल गुलाल जैसी आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे
सेक्शन की तरफ, जो कि आपके मैं कहूँगा फ्री के नंबर है और पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं, जिसको हम ग्रामर कहते हैं बेटा, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। यहाँ पर भाषा अभ्यास आपको 8 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके ये फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल और बड़े आसान आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है बेटा देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए व्याकरण घटकावर आधारित कृती, ये टोटल नंबर जो है ये व्याकरण पर पूछे जाते हैं। और पहली कृति क्या है, पुढील वाक्यांचा काळ ओळखून लिहा। देखिए 2 वाक्य आपको दिए गए और इनकी सिर्फ आपको काल, आपको टेंस पहचानने, बड़े आसान आसान से शब्द आपको, बड़े बड़े आसान आसान से वाक्य आपको यहाँ पर बेटा देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए पहला पूछा जा रहा है, सिराक्सुस शहर सिसली बेटावर वसलेले आहे। तो देखिए यहां पर क्रियापद क्या है, आहे। क्रियापद क्या होता है, जिससे जुमला मुकम्मल होता है, जिससे वाक्य पूरा होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। तो यहां पर क्रियापद क्या है, आहे है। तो जब जब आहे आएगा अभी लिख कर रख लो, एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, जब जब आपको लास्ट में आहे मिलेगा वो वर्तमान काल का जुमला हो जाता है बेटा, और जब जब आपको होता मिलेगा वो भूतकाल का जुमला हो जाता है। दूसरा जुमला उसी तरीके से, मुख्य चौक गर्दीने फुलून गेले होते, मतलब भूतकाल। तो इस तरीके से आपको सिर्फ आंसर में वर्तमान काल एक और भूतकाल ये दूसरा इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 अ का 2। ओके ठीक है। देखिए यहां पर पूछा गया वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुड़वा। देखिए वाक्प्रचार और उसका अर्थ, इसकी योग्य जोड़ी आपको जुड़ना है। बिल्कुल सामने आपको आंसर लिखना है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके सामने ही आपको आंसर की जोड़ी लगा देनी है। जिस तरीके से राहणी सांगणे म्हणजेच तक्रार करणे, आणि 2 नंबर या ठिकाणी दिलेला आहे टक लावून बघणे म्हणजे एकसारखे बघणे, अशा प्रकारे। परंतु प्रश्नांच्या समोर तुम्हाला उत्तर त्या ठिकाणी लिहायचा असतो, हे तुम्ही लक्षात ठेवा बेटा। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक आ। अब देखिए आ ये आपको फ्री का मार्क्स है। शब्द संपत्ति हम जिसको कहते हैं, ये 8 नंबर के लिए आपको टोटल व्याकरण पूछा जाता है। यहाँ पर राजवाड़ा आपको एक शब्द दिया गया और सूचना क्या दी जा रही है कि खालील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द बनवा। तो देखिए राजवाड़ा एक शब्द दिया गया और आपको बताया जा रहा है कि कोई 2 शब्द बनाइए जिसके अर्थ बनते हैं। आप राज और वाड़ा, इसको अगर आप तोड़ देंगे तो बेटा 2 शब्द बन जाते हैं। देखिए हमने बनाया है राज और वाड़ा, इस तरीके से ये 2 शब्द बन जाते हैं। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, ये फ्री के नंबर है। उसके बाद में अब देखिए टीईटी और सीटेट में जिस तरीके से एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, नीचे 4 आंसर दिए जाते हैं कि लेखन नियमानुसार शुद्ध शब्द लिहा किंवा सही वर्तनी का चयन कीजिए। इस तरीके से हिंदी या मराठी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो आश्चर्य किस तरीके से लिखेंगे, तो सही आश्चर्य इस तरीके से लिखना है, ये आपको पता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। उसके बाद समानार्थी शब्द भी आपको यहाँ पर पूछे गए। आप देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। देखिए यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द पूछे गए। तो देखिए रवि का समानार्थी शब्द सूर्य होता है, लेकिन हमने आपके लिए जो है बहुत सारे समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखे। कोई मैडम ने हमको ये बना कर दिया, मैंने नहीं लिखा बेटा, ये किसी ने हमको हेल्प करे, हमारी मदद की, उन्होंने हमको ये लिख कर दिया और मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त फिलहाल अब होता नहीं है। पवन, पवन का मतलब होता है हवा। अब हवा को हम क्या कहेंगे बेटा, वायु कहेंगे, वारा कहेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो भी समानार्थी शब्द आपको वहां पर याद आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया विराम चिन्हांची नावे ओळखा। अब देखिए कितना आसान है, विराम चिन्ह इस तरीके से 2 बॉक्स आपको दिए जाएंगे और ये 2 बॉक्स आपको खाली दिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि बेटा विराम चिन्हांची नावे या ठिकाणी लिहायची आहे। तो देखिए स्वल्प विराम, पूर्ण विराम, आसान आसान से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 8 के 8 नंबर जो है आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। उसके बाद हम सेक्शन डी की तरफ थोड़ा चलेंगे। सेक्शन डी हम आपको अब दिखा देंगे, सेक्शन डी आप किस तरीके से है ना लिख सकते हैं बेटा। चलिए सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेक्शन डी हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जस्ट 1 मिनट। देखिए हम आ गए अभी सेक्शन डी की तरफ, ठीक है। चलिए सेक्शन डी की तरफ हम आप यहाँ पर आ गए हैं। अब इसको कहते हैं हम उपयोजित लेखन। अब ये नंबर आपको 12 नंबर के लिए पूछे जाता है। 4 नंबर के लिए आपको समझ लेना है कि निबंध कंपलसरी है बेटा, 4 नंबर के लिए आपको पत्र लेखन कंपलसरी है और 4 नंबर के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। वो 3 में से एक चीज आपको लिखनी होती है, मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है प्रश्न चौथा पत्र लेखन आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। पत्र लेखन लिखना आपको कंपलसरी होता है और पत्र लेखन की आपकी ठीक ठीक प्रैक्टिस भी है। यहाँ पर पत्र किस तरीके से लिखने के लिए बता रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट। तो देखिए पत्र का विषय क्या दिया गया है, विद्यालयासाठी शालेय साहित्याची मागणी करणारे पत्र व्यवस्थापकांना लिहा। आपकी स्कूल के लिए कुछ चीजें आपको मंगानी है, उसके लिए आपको व्यवस्थापक को पत्र लिखना है। इसकी प्रैक्टिस हम बेटा साल भर कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आ। अब देखिए आ में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आ में क्या है, खालीलपैकी कोणतीही एक कृति सोडवा। आप कृति कितनी आ रही है, देखिए पहला गद्य आकलन आ रहा है, ये समझ लो। आ में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी कृति क्या आ रही है, जाहिरात। देखिए आ
आ में दूसरा ऑप्शन, पहला गद्य आकलन, दूसरा जाहिरात, ये दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हम आपको दिखाना चाहेंगे कथा लेखन, और चौथा ऑप्शन बातमी। मतलब आपको प्रश्न चार में जो है आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रश्न 4A में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, आपने ना बातमी वहां लिखनी है, ना कथा लेखन वहां लिखना है, ना जाहिरात बेटा वहां पर लिखना है। आपने गद्य आकलन के आधार पर क्वेश्चन बना देना है। आपके पास वक्त बचता है, आपकी बाकी चीजें बेहतर है, आप वो लिख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने यहां पर क्या करना है बेटा, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे आप, तो देखिए ये पैसेज आपके सामने है, मैं आपको थोड़ा पढ़कर इसको समझा दूंगा। पुढील उतारा वाचून प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तर येईल असा 4 प्रश्न तैयार करा। मतलब आपको 4 प्रश्न तैयार करने, जिसका आंसर आपको एक वाक्य में मिलेगा इस तरीके से। तो देखिए मैं आपको कुछ 4 के 4 क्वेश्चन यहां पर पहले 3-4 लाइन में से ही आपको तैयार करके देता हूं बेटा। देखेंगे आप, आळशी माणूस हा सतत आरामाची अपेक्षा करीत असतो। अब देखिए मेरा पहला क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, आप देखेंगे अपनी आपकी स्क्रीन पर। आळशी माणूस हा सतत कशाची अपेक्षा करीत असतो, तर आळशी माणूस हा सतत आरामाची अपेक्षा करीत असतो, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद, तर खरा काम करणारा माणूस आराम हराम है असे मानतो। आराम हराम आहे असे कोण मानतो, हा झाला आपला दूसरा प्रश्न। और बेटा पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आराम हराम आहे असा कोण मानतो, म्हणजे खरा काम करणारा माणूस मानतो कि आराम हराम आहे, इस तरीके से हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद 5-6 तास झोप विश्रांतीसाठी पुरेशी असते। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे हम, किती तास झोप आरामासाठी पुरेशी असते। उत्तर क्या आएगा उसका, 5 से 6 तास झोप आरामासाठी पुरेशी असते। उसने बताया कि एक वाक्य में ही उत्तर आना चाहिए और एक वाक्य में ही प्रश्न होना चाहिए, इस तरीके से हमारा ये तीसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद, सतत काम करीत राहावे, उगाच बसून राहिल्याने अंगात आळस वाढतो। उगाच बसून राहिल्याने अंगात काय वाढतो, अशा प्रकारे 4 प्रश्न अपन या ठिकाणी तैयार केलेले आहे। और बेटा 4 के 4 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री के मार्क से आपके क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं। और 4 मिनट में ये 4 के 4 नंबर आपके फ्री के नंबर है। आपको गद्य आकलन के आधार पर 4 प्रश्न बनाने होते हैं। ये चीज पूरे पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मैंने बता दिया कि देखिए जाहिरात है, थोड़ा दिमाग का काम होता है जाहिरात बनाना, तो आती है तो ठीक है, नहीं तो गद्य आकलन ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है ना, हमको कंपलसरी नहीं है, हमको ऑप्शन में दिया गया है। कथा लेखन, उसके बाद कथा लेखन भी बेटा मुद्दों के आधार पर कथा बनाना, ये भी थोड़ा दिमाग का काम है, मुश्किल होता है। कम से कम प्रश्न बनाने से तो मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करो। आप गद्य आकलन लिख लो और बातमी लेखन, मतलब आपको न्यूज़ बनानी है, तो ये चीज़ें अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। निबंध आपको 2 दिए जाते हैं। अब देखिए निबंध आपको वर्णात्मक निबंध और आत्मकथन, इस तरीके से 2 निबंध आपको पूछे गए। खालीलपैकी कोणतेही एका विषयावर निबंध लिहा। अब निबंध 1 पेज कम से कम आपने लिखना है। जो भी आपका बोर्ड का पेपर आएगा 16 पेजेस उसमें आते हैं आई थिंक, और 1 पेज उसको आपने लिखना है। 4 नंबर के लिए पूछे जाता है, तो आपको 3.5 नंबर वहां से मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होता है। अब देखिए क्या पूछा गया है, माझा आवडता सण। अब ये निबंध जो है आप 8वीं से लिख रहे हैं, माझी आई माझी शाळा, ये निबंध आप बच्चों 8वीं से लिख रहे हैं। इस तरीके से आसान से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से एक सिंपल सा आपका 40 नंबर का ये पेपर होता है बच्चों। आराम से आप 35-36 नंबर इसमें ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि घाई आपने बिल्कुल नहीं करनी है। पूरा 2 घंटा आपको, पेपर बहुत ज़्यादा है 2 घंटा, आप 2 घंटे से पहले ही पेपर को ख़त्म कर देंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बात मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। और इस तरीके से आपका मराठी का पेपर रहेगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से जो है आप एग्जाम देंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उसके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर सारे आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे बेटा, तो आपको जो है आंसर आपके परिच्छेद में, आपके उतारे में देखने के लिए मिलेंगे। और इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से आप वहां पर आंसर ढूंढेंगे। मैं आपको एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको जो है 4 हिस्सों में ये पेपर दिया जाता है। विभाग 1 जिसमें 2 पैसेज आपको सबक के आधार पर पूछे जाते हैं बेटा। विभाग 2 जिसमें 2 पैसेज आपको पद्य मतलब कविता के आधार पर पूछे जाते हैं। विभाग 3 8 नंबर के लिए पूछा जाता है व्याकरण। और विभाग 4 जो आपको पत्र लेखन, निबंध लेकर और गद्य आकलन 12 नंबर के लिए पूछा जाता है बेटा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। उम्मीद है आप पेपर बेहतर तरीके से लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। वीडियो बेहतर लगे तो बेटा कमेंट कर जरूर बताना, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना है। और आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तमाम 10वीं की परीक्षा देने वाले 24 तारीख को जो भी मराठी का पेपर देने वाले जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के लिए, हिंदी लोकवाणी के लिए भी इसी तरीके से एक बहुत अच्छा और बेस्ट वीडियो हम आपके लिए बना के लाएंगे बेटा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो है अपना पूरा एफर्ट जो है परीक्षा में लगाएंगे, ऐसे आपसे उम्मीद है। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।